हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? यार आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही हो। फैंटास्टिक। पढ़ाई के साथ साथ यार कंसिस्टेंसी है ना बना के रखना, क्योंकि ये बहुत छोटी रेस नहीं है, ये एक लंबी रेस है। तो थ्रू आउट द रेस आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है ना। मैं इतनी सी बात ही बोलूँगा फिलहाल, ज़्यादा मैं बात करूँगा नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर। और लेक्चर आज हमारा स्टार्ट होगा तो उसके अंदर टॉपिक्स जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा एटॉमिक मास, मोलर मास और मोल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हो सकता है आप लोगों ने पहले सुनी हुई हो लेकिन उन पे कभी आपने ध्यान ना दिया हो। मतलब आज का जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा बेसिक होने वाला है और काफी ज्यादा यूजफुल भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आईआईटी के अंदर यानी कि जेईई के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछे जा चुके हैं। मतलब मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, है ना। मेंस में तो नॉर्मली सवाल आता है, एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत ही इजी लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो हर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट से अपनी पेन कॉपी उठा लो और स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक। तो पहला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एटॉमिक मास। आप लोगों ने ये नाम पहले भी सुना हुआ होगा, आपके लिए नाम नया नहीं है बिल्कुल भी। और अगर मैं आपसे भी पूछता हूं कि एटॉमिक मास क्या होता है, लाइक अगर मैं पूछता हूं आपसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? ऑब्वियसली सर, क्या दिक्कत है, बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सर 16 एएमयू होता है। और सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पूछो 14 एएमयू होता है। अच्छा, कार्बन 12 एएमयू होता है। तो आई गेस आप लोग गलत हैं। अगर आप ये बात सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। जो आप लोगों ने डेटा मुझे बताया या फिर जो आपके दिमाग में डेटा चल रहा था, जो आप लोग आंसर के बारे में सोच रहे थे, वो आंसर बिल्कुल ही गलत है। ठीक। अब गलत क्यों है उसके ऊपर जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, उस पर आपको समझ में आ जाएगा गलत क्यों है। फिलहाल यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा एक तराजू, है ना। अब अंग्रेजी में शायद वेइंग स्केल ही बोलते होंगे इसको। और ये तराजू क्यों बनाया गया तो करेंगे इस पे भी डिस्कशन कि तराजू क्यों बनाया गया है। फिलहाल मेरा जो यहाँ पर डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1 किलोग्राम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? मतलब 1 kg का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? आप लोग सोच रहे हो 1 किलो क्या होता है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम होता है ना। व्हाट इज 1 kg? 1 kg इज 1 kg। लंदन क्या है? लंदन लंदन, इंडिया इंडिया, बस। तो फिर 1 kg क्या है? 1 kg कुछ नहीं है सर, 1 kg 1 kg है। 1 kg ज्यादा से ज्यादा 1000 ग्राम के बराबर है। और क्या बताए इससे ज्यादा, है ना। इससे ज्यादा तो हम क्या ही बता सकते हैं 1 kg के बारे में। नहीं, ये तो सारी बातें आप यूनिट्स के बेसिस पे कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने ये सोचा है 1 kg पिक्चर में आया कैसे? मतलब ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने वरदान दिया था आज से आप लोगों को एक शस्त्र अस्त्र दिया जाता है 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम से आप चीजों का वजन नाप पाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी इन्वेंशन है फिलहाल ह्यूमंस नहीं कर रखे हैं, ठीक है। भगवान ने तो हमें बना दिया है, बाकी सारी खोज तो हमने ही करी है। तो 1 किलोग्राम ऑब्वियसली किसी ना किसी ह्यूमन ने ही सोचा होगा कि 1 किलोग्राम के बारे में, मतलब आया कहाँ से, लाए कैसे, और जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहली चीज तो आती है कि जरूरत क्या पड़ी। तो जरूरत तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हो कि किसी भी चीज को नाप, मतलब किसी भी चीज का मास या वेट। केमिस्ट्री के अंदर एक चीज और ध्यान रखना कि वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं होता है, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में सेम ही होता है ना। चाहे आप वेट बोलो चाहे मास बोलो, सेम ही होता है। तो किसी भी चीज का मास वास मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ी इस चीज की, मतलब कि हमें कोई चीज अगर भेजनी है कहीं पर, तो भैया मैंने कितना सामान भेजा है। अब तो ऐसा तो नहीं बोला इतना भेजा है, नहीं नहीं इतना भेजा है ना, इतना सा भेजा है, ऐसा तो नहीं मेजर कर सकता। तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ एक यूनिट चाहिए, कुछ मेजरमेंट का टूल चाहिए जिससे आप सामने वाले को बता दो कि भैया मैंने इतना सामान आपके पास में भेजा है, इतनी क्वांटिटी मैंने आपके पास में भेजी है। ठीक। तो ऑब्वियसली 1 किलोग्राम आया क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम चीजों के मास को मेजर कर पाए। पॉइंट ये आता है कि 1 किलोग्राम आया कहां से, क्यों आया वो तो समझ में आ गया, लेकिन आया कहां से, पिक्चर में आया कहां से। तो हो सकता है आज आप मेरी बात का विश्वास ना करें तो एक बार के लिए गूगल जरूर कर लेना, वरना बोलोगे कि बेवकूफ बना दिया हमें, है ना, हमारा बेवकूफ बना दिया। तो बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। एक्चुअली क्या था, अब ये क्यूब था या सिलेंडर था, थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है ना। एक क्यूब था या सिलेंडर था, थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है। हो सकता है शायद सिलेंडर ही था। ठीक है, चलो अभी मैं सिलेंडर मान लेता हूँ, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में सिलेंडर था। तो एक सिलेंडर था आई गेस, चेक कर लेना आप लोग, उस पर मैं ज्यादा विषय बात नहीं करना रहा। ये एक सिलेंडर था, लेकिन इस सिलेंडर की ना कुछ खास बात थी, है ना। इस सिलेंडर की ऐसा, ये बिल्कुल नॉर्मल सिलेंडर नहीं था, ऐसा ये नॉर्मल सिलेंडर नहीं था।
इस सिलेंडर की कुछ खास बात थी। एक तो इसकी खास बात थी कि ये बना हुआ था किसका, प्लैटिनम और इरिडियम का। ये जो सिलेंडर है ना, ये बना हुआ था किसका, प्लैटिनम और इरिडियम का। बेसिकली ये एलॉय था, है ना, दिस वाज एन एलॉय, ये एक एलॉय था। अच्छा जी, तो किसी दिन एक व्यक्ति ने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? व्यक्ति ने फैसला लिया कि अब मुझे किसी भी चीज का अगर मास मेजर करना है, मतलब अगर मुझे किसी भी चीज का वजन पता करना है, तो मेरे लिए जो ये एलॉय है प्लैटिनम और इरिडियम का, ये सिलेंडर है, इसके कुछ डायमेंशंस भी थे, फिक्स डायमेंशंस थे, और इसी को मैं आज से क्या मान लूंगा, यही मेरा आज से हो जाएगा रेफरेंस। यही मेरा आज से क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। रेफरेंस का मतलब आज से अगर मुझे किसी भी चीज का वजन नापना है तो मैं इस रेफरेंस का इस्तेमाल करूंगा, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि साउथ साइड पे, है ना, साउथ साइड जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां एक तरफ बैठा दिया जाता है किसी को और एक तरफ नारियल चढ़ाए जाते हैं। तो वो नारियल उसे, मतलब पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या करते हैं उसका, लेकिन कुछ माप करने का तरीका होता है। कहीं कहीं पर गोल्ड के थ्रू भी होता है, जो अमीर लोग होते हैं वो लोग कर लेते हैं। तो ये रेफरेंस बना लिया गया कि भैया आज से तुम्हें किसी भी चीज का मास नापना है तो ये रेफरेंस है। मतलब तराजू के एक तरफ आपको रखनी है वो चीज जिसका तुम्हें मास नापना है, और तराजू के दूसरी तरफ अपन क्या करेंगे, इस रेफरेंस को रखते जाएंगे। जितना ये रेफरेंस आएगा उससे देख लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा एक काम करो यार, एक काम करो, मैं बैठा हुआ था बेकार, मैंने कहा ये एक हाथी है, नॉट हाथी, हाथी तो तराजू में आ ही नहीं सकता। मैंने कहा यार एक छोटा हाथी है, ये एक छोटा हाथी है, इस छोटे हाथी का वजन नाप के बता दो। बोले कोई दिक्कत नहीं है। हाथी को बैठा दिया यहाँ पर, हाथी को बैठा दिया। अब यहाँ पर क्या करने लगे, अब यहाँ पर सिलेंडर रखने लग गए, इस तरीके से सिलेंडर चढ़ाने लगे। सही है, सिलेंडर चलाते गए। तराजू में आप जानते हो ये जिस जगह पे बैलेंस होगा, मतलब दोनों का साइड में मास क्या हो चुका है, बराबर। जैसे इक्विलिब्रियम आएगा दोनों का मास क्या हो चुका होगा, बराबर। तो बढ़िया करा। तो जो छोटा हाथी था उसका मास आया, मैं यहां लिख देता हूं, तो आपके पास मास ऑफ छोटा हाथी, है ना, मास ऑफ छोटा हाथी। बड़ा हाथी क्यों नहीं लिया, बड़ा हाथी तराजू में आता ही नहीं, छोटा हाथी फिट कर दिया मैंने। कैसे, छोटा मतलब बिल्कुल छोटा। तो मास ऑफ छोटा हाथी बराबर आया लमसम, मान लो 200 इंटू मास ऑफ वन सिलेंडर, ये आया। अच्छा, मैंने कहा एक बार इंसान का भी वजन कर लो, तो एक आदमी था उसका मास निकाला इन्होंने इसी तरीके से। तो मास ऑफ आदमी आया 70 इंटू मास ऑफ वन सिलेंडर, ये आया। सही है, मास ऑफ वन सिलेंडर आया। अब बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, रेफरेंस मिल ही गया था, सब चीजों के मेजरमेंट हो ही रहते, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आ रही थी। आप लोग जानते हैं लोग आलसी होते ही है। आज के युग में थोड़े ज्यादा हो चुके हैं, पहले के युग में कम होते थे, लेकिन होते थे। आलस तो हमेशा से ही रहा है। और साइंटिस्ट लोग होते हैं जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, वो तो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं ना। आलसी आदमी साइंटिस्ट बनता है, कुछ करना नहीं है, कर दो ऐसे ही, इसको मिलाया उसको मिलाया बना दिया कुछ भी, ठीक है। तो साइंटिस्ट आदमी आलसी थे, उन्होंने कहा यार एक काम करो, ये जो बार बार अपन टर्म लिख रहे हैं ना, इसको कुछ और नाम दो। अब उनके दिमाग में पता नहीं क्यों ये सूझा कि इसको हम बोल देते हैं 1 kg। उनके दिमाग में पता नहीं ये बात क्यों सूझी कि उन्होंने बोल दिया कि भैया आज से तुम्हारा नाम क्या है, 1 किलो। और 1 किलो बोलते ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 200 किलोग्राम, है ना। एक्सपेक्टेड वेट यही होता होगा छोटे हाथी का। ये हो गया आपके पास 70 किलोग्राम। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार आया होगा, 1 किलो क्यों बोला, पहले तो 1 किलोग्राम लगाया। तो देखो किलोग्राम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, किलोग्राम की जगह आप कुछ भी लगा सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, है ना, कुछ भी नाम लिखा जा सकता था किलोग्राम की जगह। तो लेकिन ये जो 1 लगाया है, 1 ही क्यों बोला, इसको 2 भी बोल सकते थे, इसको 3 भी बोल सकते थे, इसको 4 भी बोल सकते थे। तो यार ये सिंपल सी मैथ्स है, आप लोग जानते ही हो। ये जो 1 होता है, इसको किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, वो नंबर एज इट इज ही रहता है। और इसीलिए बोला गया कि इसको 1 रखो, ताकि ये जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ये जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये इंटैक्ट रहे, इसके अंदर कोई चेंज ना आए। लेट सपोज करो आप इसको 2 kg बोल देते, तो 2 इंटू 200 हो जाता, तो ये कितना हो जाता, 400 किलोग्राम हो जाता। कितना हो जाता, 400 किलोग्राम।
तो ऑब्वियसली जो हमारा ओरिजिनल डेटा था, जो ओरिजिनल नंबर था, वो क्या रह गया, इंटैक्ट रह गया, इसीलिए इसको क्या बोला, 1 kg। अब आपको बात समझ में आएगी, 1 किलोग्राम कहां से आया, सोचते नहीं है, लेकिन ये कनेक्ट करने का तरीका है कि कैसे हम लोग अब एटॉमिक मास पे जाने वाले हैं। ठीक है, एटॉमिक मास पे जाने वाले। अब अपन एक चीज और कर सकते हैं, यहां पर मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं इसको इधर ले जा सकता हूं, तो एक रेशियो बन जाएगा जो कि होगा आपके पास मास ऑफ छोटा हाथी, मास ऑफ छोटा हाथी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 सिलेंडर, यही हो जाएगा। और ये रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 200 ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर मास है नीचे मास है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी आने वाली है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी आने वाली है। सही है कहानी। अब ये तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो गई कहानी, ये सारी किस पे हो गई, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे, मैंने कहा कि यार मेरे पास एक एटम है, ठीक है, आपके पास कोई एलिमेंट एक्स था, उसका एक एटम था, उस एलिमेंट का एक मेरे पास क्या था, एक एटम था। मैंने कहा यार मुझे इसका है ना मास पता करना, मुझे इस एटम के, एक एटम का, इस एलिमेंट एक्स के एक एटम का मुझे मास पता करना है। तो साइंटिस्टों ने बोला जो मैक्रोस्कोपिक पे लगाया था उसको माइक्रोस्कोपिक पे लगाओ। मैंने कहा पागल पागल हो क्या, उसको तराजू पे थोड़ी नापने जाऊंगा यार। उन्होंने बोला थोड़ा सा सोचो, ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना, ऐसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो बोला कैसे, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, आप ले लो मास ऑफ 1 एटम, डिवाइड कर दो इसको 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम से। मैंने बोला इससे मुझे क्या पता चलेगा, क्या मुझे पता चलेगा इससे, तो साइंटिस्टों ने कहा इससे आपको बहुत बड़ी चीज पता चलने वाली है, और उसी बहुत बड़ी चीज का नाम होता है आपके पास एटॉमिक मास। याद है मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप लोगों ने दिमाग में सोचा होगा 16 AMU होता है। अब अगर मैं आपसे वापस पूछता हूं कि चलो मुझे वापस से बताओ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो क्या अभी भी आपका आंसर सेम रहने वाला है या बदल जाएगा? काफी सारे सोच रहे होंगे अब तो बदल ही जाएगा ना, पहले ही गलत बोल दिया तो अब तो बदलेगा। लेकिन वो बदलाव क्या आने वाला है आप समझ रहे हो, बदलाव, वो जो चेंज है वो क्या आने वाला है। हाँ, आप लोगों में से लोग, कुछ लोग समझ गए होंगे, वो जो आपने वर्ड AMU यूज करा था ना, उसको हटाना पड़ेगा। समझ में आई बात, जो हम लोगों ने AMU वर्ड यूज करा था उसको हटाना पड़ेगा। एटॉमिक मास में देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब अगर आप पिछला एक मैंने रेशियो निकाला था, देखो इसको देखो, मास ऑफ छोटा हाथी जिसका हमें मास मेजर करना था, अब देखना इसमें मैंने क्या करा है, जिसका मास हमें मेजर करना था डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस, और एक ही रेफरेंस का मास लेना मतलब 1 सिलेंडर का। क्या इस फॉर्मूले को आप पिछले फॉर्मूले से रिलेट कर पा रहे हो, मास ऑफ छोटा हाथी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 सिलेंडर। मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, मुझे उस एटम का जिसका मुझे मास पता करना था मैंने उसको ऊपर ले लिया और नीचे लिख दिया 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। और आप में से काफी लोग समझ गए होंगे या ये ही इस केस में, वहां पर सिलेंडर रेफरेंस था और इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, आ गई होगी आप लोगों को, पॉइंट समझ में आया कि यहां पर वहां पर एक सिलेंडर के मास को रेफरेंस लिया गया था, यहां पर इस पूरी इस क्वांटिटी को क्या ले लिया गया, रेफरेंस ले लिया गया। सही है, तो एटॉमिक मास फिर है क्या, एटॉमिक मास इज व्हाट, एटॉमिक मास इज सिंपली अ नंबर विच टेल्स यू कि एक एटम इस रेफरेंस के मुकाबले कितना ज्यादा भारी है। पीछे चलूं वापस से, देखो पीछे चलो, लेट्स से ये जो 200 आया है, ये जो 200 आया है इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, क्या नाम दूं, कुछ भी नाम दे देते, ABC, है ना। एटॉमिक मास की जगह मैंने क्या लिख दिया, इसको ABC लिख दिया, मेरा कुछ भी नाम देने की इच्छा हो रही थी, एक काम करो यार, कोई दिक्कत नहीं, नाम मैं मेरा दे देता हूं, मोहित, मोहित कह देता हूं। तो मोहित क्या है फिर ठीक है, मोहित मत दो यार,
मोहित में दिक्कत हो जाएगी, चलो मोहित हटा दो, कुछ भी नाम दे दो, आप कह दो लेट्स से दिस इज अफलातून, है ना, इसको बोल देता हूं मैं अफलातून। अब ये अफलातून क्या है, तो अफलातून बेसिकली क्या बता रहा है आपको, अफलातून क्या है, अफलातून एक नंबर है, क्योंकि इस नंबर की कोई भी यूनिट नहीं है तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा नंबर ही होगा, अ नंबर विदाउट अ यूनिट। जो आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि कोई भी चीज जिसका मास मेजर करने जा रहे हैं, जैसे कि ये बता रहा है मास ऑफ छोटा हाथी, छोटा हाथी इस सिलेंडर के मुकाबले कितना ज्यादा भारी है, यही तो आपको बता रहा है। और एग्जांपल लेके समझाता हूं, लेट सपोज करो आपके क्लास में एक लड़की है जिसका मास है 40 किलो, और एक बालक है आपकी क्लास में, बी फॉर बालक, है ना, बी फॉर बालक, और बालक का जो है मास, चलो इसी से लिख देता है, अभी तो दिख रहा है, बालक का जो मास है वो 70 किलो है। अब मैंने बोला ए का मास बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करोगे, अगर मैं ए का मास पूछता हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का मास विद रिस्पेक्ट टू बी में क्या कर दोगे मेरे भाई, ए बाय बी कर दोगे। जैसे ए बाय की बी करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 4/7। अब इस 4/7 का मतलब क्या है, इस 4/7 का सिंपल सा मतलब है कि जो ए है उसका मास बी का 4/7 टाइम्स, यही कहना चाह रहा है। या फिर उल्टा कर दो, उल्टा कैसे, b बाय ए कर दो, तो b बाय ए करोगे तो कितना आ जाएगा, 7/4। तो ये जो b बाय ए है क्या बताना चाह रहा है, b का मास a के मुकाबले 7/4 टाइम्स है, यही तो बता रहा है। ये तो सिर्फ एक नंबर है ना जो आपका बता रहा है कि a b से ज्यादा कितना भारी है या b a से कितना भारी है, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस। तो यहां पर भी तो वही करा, ये जो अफलातून मैंने लिखा है ये क्या है, ये बता रहा है, ये एक सिर्फ नंबर है जो बता रहा है कि छोटा हाथी इस सिलेंडर के रिस्पेक्ट में 200 गुना भारी है। तो एटॉमिक मास क्या है, फिर एटॉमिक मास भी एक नंबर है जो आपको बता रहा है कि एक एटम का जो मास है वो इस रेफरेंस के मुकाबले 1/12 इंटू मास ऑफ 1c12 एटम के मुकाबले कितना ज्यादा है। तो अब आप लोगों को एक पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी, एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मास अपॉन मास कर रहे हो। तो इसीलिए जब आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप लोगों में से मैक्सिमम ने सोचा होगा 16 AMU है, लेकिन वो 16 AMU नहीं, सिर्फ 16 है। कभी कभार इसको लोग एक नाम और दे देते हैं, कभी कभार इसको रिलेटिव एटॉमिक नाम मास के नाम से भी जाना जाता है, राम, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली आपका ये रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब रेफरेंस है, इसी के रेफरेंस में बताया जा रहा है। तो सर सवाल फिर एक और उठता है, बोले क्या, हम लोगों ने AMU तो पढ़ा है, हम लोगों ने AMU तो पढ़ा है, तो फिर वो AMU है क्या। चलो लाते हैं पिक्चर को, अब समझो। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो मास ऑफ एन एटम आ जाएगा। तो लेट सपोज करो हमारे पास है मास ऑफ, मुझे एक ऑक्सीजन के एटम का मास बताना है, तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के एटम का मास हो जाएगा एटॉमिक मास, जो कि 16 होता है ऑक्सीजन के लिए, है ना, मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्टली वैल्यू, जो कि होता है कितना, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1c12 एटम, ये लिख दूंगा। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि चलो मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम बता दो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 27 इंटू, मन नहीं कर रहा लिखने का यार, सच्ची में बहुत आलस आ रहा है, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है ना, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है। अब आप सोच के देखो, वापस से वही कहानी आ गई, वही कहानी फंस गई जो इससे पहले फंसी थी, क्या, मास ऑफ 1 सिलेंडर, मास ऑफ 1 सिलेंडर, मास ऑफ 1 सिलेंडर, बार बार रिपीट हो रहा था। तो क्या कर दिया था हमने, बोल दिया था कि मास ऑफ 1 सिलेंडर को आज से 1 किलो बोला जाएगा, योगी जी जैसा कोई होगा नाम रखने वाला। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यहीं पर हम लोग एक चेंज करेंगे, और वो चेंज क्या है, यहीं पर इस पूरे को बोल दिया गया कि आज से तुम्हारा नाम एक AMU है या फिर एक U है। AMU तो बेसिकली क्या होता है, AMU तो होता है एटॉमिक, लिख देता हूं मैं, एटॉमिक मास यूनिट, और U जो होता है आपके पास वो होता है 1 यूनिफाइड मास। अभी समझाऊंगा, हर एक पिक्चर की बात समझाऊंगा आप लोगों को, है ना, क्यों ऐसा सोचा जाता है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, एक ऑक्सीजन एटम का जब मेरे से मास पूछा गया तो मैंने इस पूरे को रिप्लेस कर दिया, और क्या आ गया मेरे पास, ये वैल्यू आ गई
16 AMU। या फिर जब एल्यूमिनियम के एक एटम का मास पूछा गया तो वो कितना आया 27 AMU। तो अब आप लोगों को ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि जो AMU वर्ड आप लोग यूज करते आ रहे हो वो एक्चुअली एटॉमिक मास नहीं, वो एक एटम के मास को बताता है। इज इट क्लियर? वो एक एटम के मास को बताता है। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट होता है जिस पे हम लोग गौर नहीं करते हैं। जनरली एटॉमिक मास यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए मैंने वो पीछे वाली स्टोरी बताई है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए कि कोई और चीज कैसे आई, तो उसी की मदद लेते हुए हमने इसका डेरिवेशन कर दिया। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था और वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे था। सही है कहानी? सही है। अब ये AMU आप लोग जानते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, और U क्या होता है? यूनिफाइड मास। अब एटॉमिक मास, जब मैं एक एटम का मास नाप रहा था ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, AMU यूज कर लिया। अब क्या हुआ है, किसी दिन बहस हो गई, बहस हुई, वो बोला CO2 के लिए भी तुम AMU यूज कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बोले CO2 तो एक मॉलिक्यूल होता है ना, CO2 तो एक मॉलिक्यूल होता है और आप मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट कर रहे हो। मैंने कहा कैसे बेवकूफ है, फोकट की बात पे बहसबाजी कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, सबके लिए एक ही चीज यूज कर लेंगे, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास को आप किसी के लिए भी कहीं पर यूज कर सकते हो, मॉलिक्यूल के लिए भी, एटम के लिए भी, आयन के लिए भी, जिसके लिए यूज करना है कर लो, कोई मनाही नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम क्या होता है। तो जो आप AMU में देखते हो वो मास ऑफ वन एटम होता है, और एक जो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है वो आपके पास एटॉमिक मास होता है। सही है। चलो अब ये जो AMU है इसकी वैल्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले जब ये सारी चीजें आई थी उस समय पे एक कार्बन 12 एटम के मास को निकाल पाना नामुमकिन था, क्योंकि उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। सही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साइंस तरक्की करती गई, तरक्की करने के बाद में एक सब्सटेंस या फिर एक कह सकते हो आप गैजेट आया या फिर एक इक्विपमेंट आया जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इस मास स्पेक्ट्रोमीटर का काम ही ये होता था छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इनके मास को कैलकुलेट करना। तो ये बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है कि ये छोटे छोटे जो एटम होते हैं इन सबके मास को कैलकुलेट करना। ओके, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से या मास स्पेक्ट्रोमीटर से जिसको पढ़ाई करते हैं, जो इसकी पढ़ाई करते हैं, वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास ऑफ 1C12 एटम निकाला गया, और वो मास ऑफ 1C12 एटम जो आया, ठीक है, मास ऑफ 1C12 एटम जो हमारे पास आया, आजा भाई, मास ऑफ 1C12 एटम हमारे पास जो आया था वो वैल्यू आती है, कलर थोड़ा सा ज्यादा ही लाइट है, वो वैल्यू आती है आपके पास 1.99, सॉरी, वो आती है आपके पास 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23 ग्राम, ये आती है। सही है। और जब इस पूरे की वैल्यू निकाली गई है ना, जब इस पूरे की वैल्यू निकाली गई तो हमारे पास में एक AMU कैलकुलेट होके जब आया, एक AMU जब हमारे पास कैलकुलेट होके आया, वो आता है हमारे पास, आप जानते भी होंगे वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। तो एक AMU की जो वैल्यू आती है ग्राम्स के अंदर, वो आती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ऑब्वियस सी बात है, खुद सोच के देखो, एक एटम का मास इतना ही होना चाहिए, क्योंकि एटम दिखता भी नहीं है, तो मास का जो ऑर्डर होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। मतलब -24 हमारे जीवन में तो कुछ ही नहीं रखता है, -24 हमारे जीवन में कुछ नहीं रखता है, तो एक एटम का मास इतना ही बनता भी है। ओके, तो ये आपके पास में आ जाती है एक AMU की वैल्यू। अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो भी अच्छी बात है। मैं आपको बता देता हूं कि काफी बार एक स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये जो मास ऑफ 1C12 एटम लिया गया, ये यही क्यों लिया गया, इसकी जगह किसी और एटम को रेफरेंस नहीं लिया जा सकता था क्या? तो यार जो कहानी स्टार्ट होती है ना, कहानी स्टार्ट होते तो एक्चुअली कार्बन 12 तो पिक्चर में था ही नहीं। जो कार्बन 12 एटम था वो तो कभी एटॉमिक मास में आया ही नहीं था, कभी तो नहीं, मतलब आ गया था लेकिन बाद में आया था। सबसे पहले हाइड्रोजन आया था, सबसे पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हुए काम किया गया था, क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन ही होता था, तो उसको रेफरेंस मानते हुए काम किया गया।
फिर उसके बाद में आपका ऑक्सीजन को पिक्चर में लाया गया, O16 जो होता है ऑक्सीजन का आइसोटोप जो होता है उसको पिक्चर में लाया गया, उसको देखा गया कि इससे हमारा मास आ जाए, एक्यूरेसी आ जाए। तो मैंने आप लोगों से बोला था ना वो एक नंबर है हमारे पास में, है ना, मैंने आप लोगों से जिक्र किया था ये नंबर है, ये नंबर, ये जो आंसर है ये तो फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या है ये, अब ये इसके कितना क्लोज है वही हमारे लिए एक्यूरेट देगा। पॉइंट समझ में आया? जैसे ये 200 है तो अभी तो चलो 200 किलो आ गया, हम लोगों ने तो 1 किलो माना था, लेकिन मान लो ये आता है 200.445, 200.445, या ये वैल्यू आती है 200.975। तो अब आपको ये समझना है कि इस नंबर में और इस नंबर में, इस नंबर में और इस नंबर में क्लोजनेस कितनी ज्यादा आ रही थी, या रादर आप कह सकते हो एक्यूरेसी कितनी ज्यादा आ रही थी। और मैं बोल सकता हूं जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था और जो हमारा फाइनल आंसर था वो कितने नजदीक थे। क्योंकि एरर्स तो देखो सब जगह आते हैं ना, हर सिस्टम में आप कुछ भी कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। रादर मैं अभी अगर बोलूँ ना, आप हर एक चीज जो कैलकुलेट कर रहे हो ना वो एक रेंज है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम लोग कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाते, हम तो एक रेंज के अंदर डेटा को कैलकुलेट करते हैं, है ना, हम तो क्या करते हैं एक रेंज के अंदर डेटा को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक एक चैप्टर है, वहां पर एक अनसर्टेनिटी की बात आती है, तो वहां से समझ में भी आएगी। तो फिलहाल जब कार्बन 12 को लिया गया तो जो आंसर थे वो काफी ज्यादा प्रिसाइज हो गए थे, मतलब जो हमारा ओरिजिनल डेटा था और जो एक्चुअल आंसर आ रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद वाला वो ऑलमोस्ट क्लोज चल रहे थे। इसी वजह से कार्बन 12 को फाइनली रेफरेंस लिया गया और 1/12 करके ही लिया गया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन होती है आपके पास में सबसे पहली किसकी, एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास में आप पिक्चर ये समझ गए होंगे। पहली चीज एटॉमिक मास जो होता है वो एक नंबर है जो आपको बता रहा है कि जो एक एटम है उसका मास इस रेफरेंस के मुकाबले कितना ज्यादा है या कितना वो भारी है। और जो आप एएमयू वाली बात करते हो वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास बताता है। अब यहाँ पर ही मैं इसी जगह पर आप लोगों को आगे ले जाता हूँ और एक चीज और लिखवा देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। इसी तरीके से जैसे एटॉमिक मास होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास भी होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता होगा, सिंपल सी कहानी है, रेफरेंस अभी भी हमारा चेंज नहीं हुआ है। आपने एक छोटे हाथी का वजन नापा और आपने एक आदमी का वजन नापा, ऊपर वाली चीज चेंज हुई लेकिन नीचे वाली चेंज नहीं हुई, मतलब जो हमारा रेफरेंस था वो अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आ जाएगा आपके पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय, अगेन वही चीज लिखनी है जो पहले लिखी थी, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। क्लियर है, ये आपके पास में मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। आपको मॉलिक्यूलर मास अगर बताने हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स के बता देता हूं, जैसे CO2 होता है 44 AMU, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड करते रहते हो, है ना, H2SO4 हो गया 98 हो गया, है ना, इसी तरीके से नॉट 44 AMU 44। ठीक, तो ये तो आ जाती है मॉलिक्यूलर मास। अब एक और चीज होती है, एक और चीज क्या होती है, दो चीजें और होती है रादर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो दो चीजें कौन कौन सी होती है, चलो इसमें आगे डिस्कशन में आने वाला है। तो अगली जो चीज हमारे पास जो अगला टर्म आता है मैं उस पर आने वाला था, दैट इज मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या बला है, सही है, अब ये समझते हैं कि हम लोग मोलर मास क्या बला है। देखो उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन करता हूं ताकि मोल भी, इनफैक्ट आप कह सकते हो मोल भी हमारा यहीं पर ही आ जाएगा। तो क्या करा गया, मान लो आपके पास लेट सपोज करो 200 किलो एप्पल है, ठीक है, लेट सपोज करो आपके पास 200 किलो एप्पल है और हर एक एप्पल का वजन जो है वो 0.2 kg है ना, 200 ग्राम का एक एप्पल है और आपके पास टोटल 200 किलो एप्पल है। तो आप मुझे क्या बता सकते हो कितने नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे, क्या आप मुझे बता सकते हो कितने नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। इसमें क्या है, ये लो, अगर मेरे पास टोटल 200 kg एप्पल है और मुझे ये बताना है कि हर एक एप्पल का वजन है ना, ईच एप्पल वेज हाउ मच, 0.2 kg। तो क्या मैं यहां पर नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं, क्या दिक्कत है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स आ जाएंगे मेरे पास 200 डिवाइडेड बाय 0.2,
कितना आ जाएगा 1000, मतलब मेरे पास कितने एप्पल्स होंगे 1000 एप्पल्स होंगे। कितने होंगे 1000 एप्पल्स होंगे। चलो अब आते हैं यहां पर, मेरे पास में टोटल 12 ग्राम कार्बन एटम्स हैं। आई हैव 12 ग्राम कार्बन एटम्स, मेरे पास में 12 ग्राम कार्बन एटम्स है। मैंने वजन नाप लिया, मेरे पास 12 ग्राम कार्बन एटम्स है। मैंने आपसे पूछा और मैंने आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दी, ईच कार्बन एटम weighs how much 12 AMU। 12 AMU। तो क्या मुझे आप अब बता सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने वाले हैं? यही वाला कंसेप्ट लगाना है। टोटल मेरे पास कितना ग्राम है 12 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 12 AMU कर दूं। क्या कर सकता हूं? नहीं, आपको यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। पहले आपको यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे? तो ग्राम में तो ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन AMU को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं? AMU को मैं कन्वर्ट कर देता हूं ग्राम्स के अंदर। ये आ गया ग्राम्स में, ये भी आ गया ग्राम्स में, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इस नंबर को सॉल्व करोगे तो एक जानी पहचानी वैल्यू आपके सामने आने वाली है, दैट इज 6.023 into 10 to the power 23। ये आपके पास क्या आ चुके हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, और इसी को आप लोग बोलते हो, इसी को एक नाम दे दिया जाता है, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। और बाद में मैं बोल देता हूं यही है क्या? एक। तो अभी मोल पे नहीं जा रहे हैं, तो मोल वाली डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी यहां से अपने को एक आइडिया लग चुका है कि मोल क्या है, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आते हैं? इतने आते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक। अच्छा, मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास की आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। मोलर मास की आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, और डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको बाद में लिख लेना, पहले इसको कॉपी कर लो। मोलर मास की डेफिनेशन होती है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है। आप लोग मोलर मास की डेफिनेशन लिख लीजिए, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, mass of 1 mole substance in grams per mole। इन ग्राम पर मोल लिख देना ना, ग्राम्स नहीं, इन ग्राम पर मोल। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये मोलर मास की यूनिट होती है, दैट इज ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल, अगर मैं कोई भी चीज ले लेता हूं, अगर मैं एक मोल सब्सटेंस ले लेता हूं और उसका जो मास आएगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मोलर मास, जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल के अंदर। फिलहाल मुझे इस एक मोल नंबर का इंट्रोडक्शन करना था कि एक मोल होता क्या है। अभी इस पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली 1 मोल। पर फिलहाल के लिए हमारे पास मोलर मास का रोल क्या आ गया? तो मोलर मास का रोल क्या है? एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा इन ग्राम पर मोल, दैट इज गोइंग टू बी मोलर मास। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक एप्पल का वजन 400 ग्राम है या 0.4 kg, बड़ा हो गया एप्पल, थोड़ा सा दिन बीत गए, समय बीत गया, एप्पल बड़ा हो गया, जैसे हम लोग होते हैं वैसे ही। तो एक एप्पल का जो मास है लेट से 0.4 kg है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 एप्पल का मास बता सकते हो कितना हो? बड़ा सिंपल, 1000 इंटू 0.4 कर दो, 400 kg, है ना। सिंपल है, 1000 इंटू 0.4 कर देंगे तो 400 kg आ जाएगा। कुछ तो सोच रहे होंगे इतना बड़ा एप्पल होता है 400 किलोग्राम, सर आधा किलो के आसपास होगा, आधा किलो के एप्पल होते हैं क्या? पता नहीं यार, होते होंगे, बाहर तो हो सकते हैं। फिलहाल के लिए जस्ट इमेजिन करना है आपको। तो अगर मुझे एक एप्पल का मास पता है तो मुझे 1000 एप्पल का मास भी पता है, और मुझे 10,000 एप्पल का मास भी पता है, और मुझे 1 लाख एप्पल का भी मास पता है, मुझे 10 लाख एप्पल का भी मास पता है, मुझे 1 करोड़ एप्पल का भी मास पता है। तो अगर मुझे एक एटम का मास पता है तो क्या मुझे 1 मोल एटम का मास पता है? या मुझे अगर एक मॉलिक्यूल का मास पता है तो क्या मुझे 1 मोल मॉलिक्यूल का मास पता है? रिलेट करो पुरानी वाली बात से। अगर मुझे एक एप्पल का मास पता है तो क्या मुझे 1 लाख एप्पल का मास पता है? यस। अगर मुझे एक एटम का मास पता है, एक मॉलिक्यूल का मास पता है, तो क्या मुझे 1 मोल
मॉलिक्यूल का मास पता है, और उसी मास को आप लोगों ने क्या नाम दे दिया, उसी मास को आप लोगों ने नाम दे दिया मोलर मास। सही है, तो चलो आ जाते हैं मोलर मास की कुछ कैलकुलेशन के ऊपर। तो मास ऑफ, देखना यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है। अब आप लोगों को ना ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि 16 बोलना है या 16 AMU बोलना है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 16 AMU। अब अगर मुझे एक का पता है तो आप लोग समझ गए होंगे मैं यहां क्या लिखने वाला हूं, मैं यहां लिखने वाला हूं मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। एक मोल क्या है, एक मोल क्या है, एक मोल एक नंबर है, और उस नंबर की वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं आपसे बोलता हूं एक डजन क्या है, तो एक डजन 12 है। एक डजन क्या है, एक डजन 12 है। समझ में आई बात, एक डजन क्या है आपके पास 12 है। तो इसी तरीके से जब मैं एक मोल की बात कर रहा हूं तो एक मोल क्या है, इतना नंबर है, बस और कुछ नहीं। एक मोल क्या आपके पास, इतना नंबर है। तो कुछ नहीं करना है, 16 इंटू AMU को रिप्लेस करेंगे ग्राम से, इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे अवोगाड्रोस के बराबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मजे की बात पता है क्या है, चलो मजे की बात यह है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आती है 1 ग्राम। कितनी आती है, 1 ग्राम के। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 16 ग्राम। ग्राम अकेला नहीं होगा क्योंकि एक मोल यानी कि पर मोल के लिए डिफाइन करा हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं 2 मोल ले लूंगा, अगर मैंने 2 मोल ले लिए तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, एक के लिए पता है, तो क्या मुझे 2 के लिए बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर। एक के लिए अगर 16 है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 32 ग्राम, लेकिन उस समय पर मोल नहीं आया। पॉइंट भी ये समझना है कि जब मैंने 2 के लिए पूछा ना आपसे 2 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि उस समय पे जब आप उसको 2 मोल से मल्टीप्लाई करोगे, लाइक अगर मैं बोलता हूं, यही लिख देता हूं, तो 16 ग्राम पर मोल तो था ही सही, इनटू मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 मोल से, तो मोल से मोल क्या हो गया कैंसिल, तो आप बोल सकते हो कितना आ जाएगा 32 ग्राम। ये मतलब एक जुगाड़ तरीका है। एक्चुअली में रीजन क्या है, एक्चुअली में रीजन ये है कि जो हम लोगों ने मोलर मास डिफाइन करा है वो कितने के लिए करा है, 1 मोल के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करा है पर मोल, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करा है पर मोल। ओके, तो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितना आ जाता है 16 ग्राम पर मोल। इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है आपके पास मोलर मास। क्या बोला जाता है, मोलर मास, या फिर एक एटम के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं मोलर मास ऑफ CO2, तो CO2 का मोलर मास क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो AMU में डेटा है उसको सिर्फ AMU हटा देना और क्या लिख देना है ग्राम पर मोल। तो 44 AMU होता है, तो 44 ग्राम पर मोल करते हैं, सिंपल। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, नाम दूसरा होता है इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे हम लोगों ने एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास बताया था, उसी तरीके से होता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों का सिंपल सा मतलब है दैट इज मोलर मास, और इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब होता है मोलर मास। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया, ऑब्वियसली आ गया होगा, आपको बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी कि एक मोल मोलर मास बोलना, मॉलिक्यूलर मास बोलना, एटॉमिक मास बोलना, एक एटम का मास बोलना, एक मॉलिक्यूल का मास बोलना, बहुत ज्यादा क्या होता है फर्क होता है। चलो एक काम करो, आप मुझे एक सवाल है मन में आ ही गया है, पूछ ही लेते हैं इसी से रिलेटेड, मतलब एक IIT ने सवाल पूछा था और वो सवाल इसी बेसिक से कंसेप्ट पे था, मतलब थोड़ा सा आगे का था, वो मोल से रिलेटेड था, मतलब मोल पूछे थे स्टिल। लेकिन अगर आपसे पूछता हूँ कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मुझे बताओ मोलर मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, ये क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलता हूं मोलर मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, कैसे निकालोगे, सोच पाओगे? चलो वीडियो को पॉज करो और एक बार के लिए सोचो।
है ना। वीडियो को चाहो तो पॉज करना चाहो तो कर लो, नहीं करना है कोई बात नहीं, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। आप लोग सोचो कि इस सवाल को कैसे करेंगे, मोलर मास एक प्रोटॉन का कैसे निकालेंगे। सोच पाए कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी गणित है यार, बहुत सिंपल सा केस है। हमें एक प्रोटॉन का मास पता है जो कि कितना होता है, जो कि होता है कितना 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम, जो कि एक एमओ की वैल्यू भी होती है ऑलमोस्ट। तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है मोलर मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये तो एक प्रोटॉन का मास है, ये तो क्या आपके पास एक प्रोटॉन का मास है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ प्रोटॉन, तो मोलर मास के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? मोलर मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटॉन का मास, एप्पल वाला कंसेप्ट, एक का पता है 1 लाख का निकालना है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23। ऑब्वियसली ये वैल्यू आ जाएगी 1 ग्राम प्रति मोल। मतलब मुझे 1 मोल प्रोटॉन लेने पड़ेंगे, तब जाके उनका वजन कितना होगा, तब जाके उनका वजन 1 ग्राम होगा। ये वाली स्टेटमेंट भी आपको समझना है कि जब मैं 1 मोल कार्बन लूंगा, जब मैं 1 मोल कार्बन 12 लूंगा, तब जाके उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा 12 ग्राम, जब मैं 1 मोल लूंगा। समझ में? अगर मैं इधर 2 मोल ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। जैसे ही आपने एक सेट के कुछ और सोचा, आपने आधा सोचा, आपने 2 सोचा, आपने 3 सोचा, आपने 10 सोचा, तो फिर वो जो यूनिट है ग्राम पर मोल वाली, वो सिर्फ किस में आ जाएगी, ग्राम्स में। मोल मोल कट जाएगा। ओके, तो यहां से आ जाता है आपके पास में मोलर मास ऑफ प्रोटॉन। कुछ मोलर मासेस हैं जो आपको याद होने चाहिए, लाइक अगर पहले बताऊं, सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, है ना, मतलब या फिर आप कह सकते हैं एटॉमिक मास जो आपको याद होने चाहिए कि मोलर मास फिर निकाल ही सकते हैं। हाइड्रोजन हो गया, जैसे एक हो जाता है आपका, बेरिलियम होता है 9, हीलियम आपके पास 4 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम हो गया, हीलियम होता है आपके पास में 4, बेरिलियम 9 होता है आपके पास में। इसके अलावा कार्बन हमारा 12 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, फ्लोरीन डबल मत करना, गलती होती है ये, हमारी आदत होती है एटॉमिक नंबर का डबल कर दो तो एटॉमिक मास आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। फ्लोरीन का होता है 19, फिर आपका सोडियम होता है 23, मैग्नीशियम होता है 24, एल्यूमिनियम होता है 27, है ना, एल्यूमिनियम होता है 27, सिलिकॉन अपने काम नहीं आता है ज्यादा। सिलिकॉन के बाद हमारा आ जाता है फास्फोरस, फास्फोरस का होता है 31, फास्फोरस के बाद सल्फर का होता है 32, क्लोरीन के बाद होता है 35.5। अब ये जो 35.5 है ना, इसकी भी एक अलग कहानी है, उसको भी समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे आने वाले टॉपिक में। 35.5 होता है क्लोरीन का। इसके अलावा आयरन का होता है 65 होता है, नहीं सॉरी 56 होता है, क्या बोल रहा हूँ, आयरन का आपके पास 56 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, और जिंक का शायद 65 होता है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट जिंक, लेकिन हाँ जिंक का शायद 65 ही होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एटॉमिक मासेस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का याद होना चाहिए 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, आर्गन का भी क्या होता है 40 होता है। कैल्शियम और आर्गन बेसिकली आइसोबार्स बना लेते। तो कुछ एटॉमिक मासेस हैं जो आपको याद होने चाहिए, ताकि आगे जाके आप लोग जब मोलर मास की कैलकुलेशन करें तो उसमें कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोल। ठीक है, अब हम सारी चीजें पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया, आपका मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग मोल पे आ जाते हैं। अब मोल एक्चुअली में होता क्या है ये जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर कार्बन एटम, मतलब 12 ग्राम यहाँ पर कार्बन एटम रखा हुआ है, और यहाँ पर 63.5 ग्राम कॉपर रखा हुआ है ना। यहाँ पर रीडिंग भी दिखा रखी है 12 ग्राम और 63.5 ग्राम, और 1 मोल ऑफ 12C कार्बन, मतलब 12 ग्राम एग्जैक्टली होता है, यही मोलर मास की डेफिनेशन जो कि हम लोगों ने पढ़ ली थी पहले ही। और 1 मोल कॉपर में ऑब्वियसली 63.5 ग्राम होगा, सिंपली मोलर मास के बराबर होता है ना, 1 मोल का जो मास होता है वो आपका मोलर मास होता है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। मोल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है अगर हम जानना चाहें तो भाई, मोल की या फिर 1 मोल की प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है दैट इज 1 मोल। ओके, हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है 1 मोल की, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखनी है, दैट कंटेन्स as many entities
और यहां पर एंटिटीज को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। क्या क्या वो एंटिटीज हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है इनफैक्ट। तो एंटिटीज में आपके पास एटम्स आ सकता है, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, आयंस आ सकते हैं, प्रोटॉन्स आ सकते हैं, न्यूट्रॉन्स आ सकते हैं, एक्सेट्रा। 1 mole is the amount of substance that contains as many entities, as many entities same as या फिर exactly लिख देते हैं यहाँ पर, exactly same as the number of atoms in 12 ग्राम C12, मतलब कार्बन 12 के। तो बेसिकली 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बता रहा है ना। 1 मोल बेसिकली क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे 1 डजन होता है तो वो 12 चीजों के बारे में रिप्रेजेंटेशन करता है, तो 1 मोल बेसिकली क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना। आप ऐसे समझो कि अब हम लोगों ने क्या करा, अब हम लोगों ने डीलिंग इस तरीके से नहीं करी। जब हम लोग को एक रिएक्शन कराने गए तो हमने कहा ये 10 ग्राम ले लिया, ये 12 ग्राम ले लिया, तो आपको शायद हो सकता है 22 ग्राम मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो फिर क्या करा गया, फिर एक काम करा गया, यार एक काम करो कि मोल की टर्म्स में चीजों को डिफाइन करो, है ना। उन्होंने क्या कहा कि आप एक मोल की टर्म में डिफाइन करो। जो ये बड़ा वाला जो ये नंबर सा दिख रहा है ना, इस नंबर को एक मोल के अंदर कन्वर्ट कर दो, एक मोल की टर्म के अंदर डिफाइन कर दो चीजों को। तो जैसे 1 मोल बोला, तो 1 मोल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज। अब देखो 1 मोल कुछ भी हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 1 मोल एटम्स हो सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 मोल प्रोटॉन हो सकते हैं, 1 मोल न्यूट्रॉन हो सकते हैं, 1 मोल आयंस हो सकते हैं, 1 मोल और भी फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, जो आयनिक कंपाउंड में लिखते हैं वो फॉर्मूला यूनिट होती है। तो 1 मोल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है एंटिटीज, एज मेनी एंटिटीज। कितनी एंटिटीज है, और वो एंटिटीज है एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम C12। क्या बोलता है ये कि भैया आप कोई भी एक सब्सटेंस लेते हैं, उसका अमाउंट बताने के लिए हम लोगों ने 1 मोल को डिफाइन किया गया है, और उसके अंदर कितनी एंटिटीज होगी, एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम C12। याद आ रहा होगा आपको, अपन ने थोड़ी देर पहले ही 12 ग्राम C12 के अंदर देखा था नंबर ऑफ एटम्स जो आए थे, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स जो आए थे, या नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स की जगह आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम C12, और वो नंबर आपके पास आया था 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, इसी को हम लोगों ने बोल दिया था एवोगाड्रोस नंबर। अब समझो इसका मतलब क्या है, जो ये लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। जैसे मैं बोलता हूं आपसे भाई कि 1 मोल CO2 ले लो। अब 1 मोल CO2 का मतलब समझते हो, 1 मोल CO2 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 मोल CO2 is the amount of substance that contains as many entities exactly same as the number of atoms in 12 ग्राम C12। 1 मोल CO2 का मतलब क्या हो गया, मेरे पास टोटल कितना CO2 है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। मेरे पास में इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आ जाएगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर मैं बोलता हूं आप ले लो 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl में कितना आ जाएगा, 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स। ये फॉर्मूला यूनिट्स बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड के लिए होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो लैटिस के अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसको हम लोग फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं। जैसे आप लोग मॉलिक्यूल बोलते हो, है ना, तो वैसे ही एक आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट का नाम लेते हैं। तो इतनी फॉर्मूला यूनिट है, मतलब आपने किसी भी चीज के लिए 1 मोल लिख दिया, किसी भी चीज के लिए अगर आपने 1 मोल बोल दिया है, तो उस 1 मोल का मतलब ये नंबर होगा, उस 1 मोल का मतलब ये नंबर होगा, उस 1 मोल का मतलब ये वाला नंबर होगा। तो जब आपने 1 मोल बोल दिया है, तो 1 मोल का मतलब ये वाला नंबर है। और ये नंबर आया कहां से, ये नंबर यहां से आया, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, as the same number of atoms, same as the number of atoms in 12 ग्राम कार्बन 12।
जितने 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जितने एटम्स होते हैं उतना ही नंबर 1 मोल के लिए डिफाइंड होगा किसी भी सब्सटेंस के। क्लियर है? तो ये हमारे पास बेसिकली मोल्स होता है। अब आप अगर यहां देखोगे तो ऑब्वियसली यहां साइजेस में फर्क है। इस फोटो का अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो साइजेस में फर्क है। यहाँ कॉपर का थोड़ा बड़ा दिख रहा है, या कार्बन का थोड़ा छोटा दिख रहा है। मास कॉपर के एक एटम का ज्यादा होता है और कार्बन का कम होता है, इसीलिए जो रीडिंग है ये भी क्या है, ये अलग अलग। लेकिन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है, समझना, दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट है ये वाला नंबर। ये जो नंबर है दोनों केस में क्या है, दोनों केस में सेम है। पॉइंट समझ में आ गया? तो एक मोल की डेफिनेशन प्रॉपर्ली ये होती है। आप लोगों को याद रखनी है, हाँ एक बार के लिए याद तो रखनी है, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा कि याद नहीं रखनी है, ऑब्वियसली आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है। कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 1 मोल किसका सिग्निफिकेंस है, मतलब 1 मोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो 1 मोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं, ओके। तो मोल की हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। अभी हमारे पास मोल के क्या बच रहे हैं, मोल के रिलेटेड फॉर्मूलाज बच रहे हैं, ओके। तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप होते जाएंगे। तो आज का लेक्चर होता है यहीं पर ही समाप्त। थैंक यू।